हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल पर। जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं, एक बार फटाफट से आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे और भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो सके। एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 16 ऑफ फरवरी के टॉप मोस्ट करंट अफेयर्स के बारे में। तो आज मॉर्निंग तक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम कवर करने वाले हैं। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। डेली की तरह मॉर्निंग थॉट ऑफ द डे से स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा जो मॉर्निंग थॉट है वो है, जस्ट बिकॉज यू हैव एक्सपीरियंस्ड सम बैड चैप्टर्स इन योर लाइफ। अगर आपकी लाइफ में कुछ बुरा टाइम चल रहा है, सो दैट डज नॉट मीन दैट द स्टोरी इज गोइंग टू बी द सेम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी में आपका यही टाइम है, जो बैड टाइम है यही चलता रहेगा, है ना। रात के बाद सुबह होती है और सुबह के बाद रात भी होती है, तो ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। सुख के बाद आपको दुख भी मिलेगा और दुख के बाद आपको सुख भी मिलेगा। ये नेचुरल है, सबके साथ ये होता है। तो अगर अभी आपका बैड टाइम चल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी बैड टाइम ही चलेगा, ठीक है। चलिए, तो इसे पॉजिटिव से थॉट के साथ, एक पॉजिटिव सी होप से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। विनर की अगर हम बात करें तो आज सभी लोग हमारे आज के टॉप चैंपियन और विनर है, और 3 दिन तक आप सभी लोग हमारे टॉप चैंपियन और विनर बनने वाले हैं, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेसन टू ईच एंड एवरीवन। जितने भी हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं जो डेली क्लास में आते हैं, क्लास अटेंड करते हैं, वो सभी हमारे टॉप चैंपियन और विनर हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि क्लास की पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ, क्लास की लिंक या फिर क्लास से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इवन अगर आपको कोई डाउट है तो आप डायरेक्टली मेरे से यहाँ पर इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। और अब हम स्टार्ट करते हैं फटाफट से हमारी आज की टॉप हेडलाइन से। और पहली जो हमारी न्यूज है, दिस वन इज रिलेटेड टू बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस। तो फटाफट से आप लोग अपनी कॉपी पेन उठा लीजिए, जो लोग साथ में नोट्स बनाते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग, बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। और जो लोग साथ में नोट्स नहीं बना पाते, आप लोग बहुत अच्छे से सुनिएगा और बाद में नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहली न्यूज कौन सी है। पहली जो हमारी न्यूज है वो है HSBC पार्टनर्स विद गूगल क्लाउड टू ग्रो क्लाइमेट टेक इकोसिस्टम। अब यहाँ पर है क्या, चलिए मैं नोट्स पे बना रही हूँ, आपको भी मेरे साथ नोट्स बनाना है। HSBC है ना, ये जो HSBC है इन्होंने पार्टनरशिप किया है किसके साथ, गूगल क्लाउड के साथ, ठीक है। इन्होंने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे कि जो हमारा क्लाइमेट टेक इकोसिस्टम है ना, जो क्लाइमेट टेक इकोसिस्टम है, इसको और क्या किया जा सके, स्ट्रॉन्ग किया जा सके, इसको और ग्रो किया जा सके, बूस्टअप किया जा सके। अब इसमें होगा क्या, देखिए, क्लाइमेट एक्शन वर्क के लिए जो भी हमारे फर्म्स हैं, है ना, अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्लाइमेट एक्शन वर्क के लिए जो भी हमारे फर्म्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, उनको ये क्या करेगा, ये फंड प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो HSBC क्या करेगा, उन सभी फर्म्स को, या फिर हम स्टार्टअप्स भी बोल सकते हैं, उन सभी स्टार्टअप्स को या फिर फर्म्स को ये HSBC क्या करेगा, ये फंड प्रोवाइड करेगा, जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट टेक इकोसिस्टम है ये और ग्रो हो सके, ठीक है। अब कौन से फर्म को, मतलब कौन से स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड किया जाना है, ये सिलेक्ट कौन करेगा, तो ये सिलेक्ट करेगा गूगल क्लाउड, ठीक है। गूगल क्लाउड कैसे सिलेक्ट करेगा, तो इनका एक प्रोग्राम है, उसी प्रोग्राम की हेल्प से ये सिलेक्ट करेंगे कि कौन से फर्म को, मतलब कौन से स्टार्टअप को या फिर कौन सी कंपनी को फंड प्रोवाइड करना है। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। HSBC ने गूगल क्लाउड के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे कि हमारा जो क्लाइमेट टेक इकोसिस्टम है उसको बूस्टअप किया जा सके। तो इसके लिए ये करेंगे क्या, क्लाइमेट एक्शन वर्क के लिए जितने भी हमारे फर्म्स हैं या फिर स्टार्टअप्स हैं, उनको HSBC फंड प्रोवाइड करेगा। बट कौन से वाले फर्म को या फिर कौन से स्टार्टअप को फंड प्रोवाइड करना चाहिए, ये कौन डिसाइड करेगा, ये गूगल क्लाउड डिसाइड करेगा अपने एक प्रोग्राम की हेल्प से। क्लियर हो गया न्यूज का मतलब, ओके। चलिए अब थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। HSBC का फुल फॉर्म क्या है, हांगकांग एंड संघई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। इन्होंने गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पार्टनरशिप किया है, जिससे कि फिनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, किसको, टू फास्ट ग्रोइंग क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स। तो जो भी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी फर्म्स है उनको ये फिनेंशियल सपोर्ट और टेक्नोलॉजिकल रिसोर्स प्रोवाइड करेंगे। क्लियर हो गया, चलिए। HSBC ये क्या करेगा, ये $1 बिलियन का फंड प्रोवाइड करेगा तो क्लाइमेट टेक कंपनीज, जिनको सेलेक्ट कौन करेगा, सेलेक्टेड बाय गूगल थ्रू इट्स गूगल क्लाउड रेडी सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम बाय 2030। तो 2030 तक का टारगेट रखा गया है कि जो भी, जिनको गूगल क्लाउड सेलेक्ट करेगा अपने इस GCR सस्टेनेबिलिटी प्रोग्राम के थ्रू, उनको HSBC $1 बिलियन तक का फंड प्रोवाइड करेगा। इज दैट क्लियर?
आई थिंक न्यूज आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, है ना? जल्दी बताइए, क्लियर हुआ? ओके, चलिए अब आप लोगों के लिए यहाँ पर एक बोनस क्वेश्चन है, ई बैंक गारंटी किसने लॉन्च किया था? कौन से बैंक ने? अभी थोड़े दिन पहले हम लोगों ने पढ़ा था, ई बैंक गारंटी को लॉन्च किया था, एग्जाम में आया भी था। ये आपका बोनस क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए कौन से बैंक ने ई बैंक गारंटी को अभी रिसेंटली लॉन्च किया था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। कल हमने सीपीआई के बारे में पढ़ा था, आज हम किसकी बात करेंगे? डब्ल्यूपीआई। डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ठीक है? डब्ल्यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स इज द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यूपीआई। और जनवरी मंथ में जो डब्ल्यूपीआई है ये कितना है? 0.27%। मुझे जल्दी से बताइए, कल मैंने आप लोगों को सीपीआई पढ़ाया था, सीपीआई कितना है जनवरी मंथ में? डब्ल्यूपीआई क्या होता है? होलसेल प्राइस इंडेक्स। डब्ल्यूपीआई में हम ये चेक करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी या कितनी घटी है, मतलब जो चीज मार्केट में डिमांड में है उसका प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, कंपेयर करते हैं बेस ईयर से। बेस ईयर कितना है? 2011-12। सीपीआई में हम ये नहीं चेक करते हैं कि महंगाई कितनी बढ़ी है कितनी घटी है, सीपीआई में हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो कंज्यूमर है वो कितना अफोर्ड कर पा रहा है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स है। तो जनवरी मंथ में हमारा जो डब्ल्यूपीआई है वो कितना है? 0.27%। क्लियर हो गया? सीपीआई जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए, तो डब्ल्यूपीआई की अगर हम बात करें तो ये 0.27% है जनवरी में। दिसंबर मंथ में ये कितना था? 0.73%, ठीक है? यहाँ पर ये पूरी लिस्ट है। अगस्त मंथ की अगर हम बात करें 2023 की, तो ये -0.52% था। सितंबर में -0.26, अक्टूबर में -0.52%, नवंबर में ये 0.26% था, दिसंबर में 0.73% और जनवरी का मैंने आप लोगों को बता दिया, ठीक है? तो ये लिस्ट आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा कि सीपीआई कितना है और डब्ल्यूपीआई कितना है कौन से मंथ में। तो लास्ट 4 मंथ का एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए, ठीक है? लास्ट 4 मंथ का आप लोग याद कर लीजिएगा। आरबीआई ने इसका टॉलरेंस लेवल भी सेट किया है, कितना? 4 ± 2%। जो लोअर टॉलरेंस लेवल है वो कितना है? 2%। और अपर टॉलरेंस लेवल कितना है? अपर टॉलरेंस लेवल है 6%। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था। ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। अब इस न्यूज को पढ़ने के बाद कुछ लोग अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन पूछने लगेंगे, है ना, कि मैम आपने कल तो कुछ और ही पढ़ाया था। रिलायंस बिकेम्स द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू हिट ₹20 लाख करोड़ एम कैप। एम कैप मार्केट कैपिटलाइजेशन, कल मैंने बताया था ना, कहीं कहीं पर आपको एम कैप भी लिखा हुआ मिलेगा। तो चलिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट इंडियन कंपनी बन गई है। ये पहली इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने क्या किया है? 20 लाख करोड़ का, है ना, जिन्होंने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट किया है, ठीक है? तो कल हमने क्या पढ़ा था? कल भी तो हमने पढ़ा था टाटा ग्रुप के बारे में कि टाटा ग्रुप ये पहला कॉन्ग्लोमरेट बन गया है जिन्होंने 30 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इन्होंने हिट किया है, ठीक है? तो डिफरेंस है दोनों में, ये ग्रुप है। कॉन्ग्लोमरेट का मतलब मैंने आपको बताया था ग्रुप, तो वो टाटा ग्रुप था। यहाँ हम रिलायंस ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, मतलब हम कंपनी की बात कर रहे हैं। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रुप था टाटा ग्रुप, कंपनी की बात कर रहे हैं तो रिलायंस है, ठीक है? तो आपका ये जो कंफ्यूजन था आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा कि कल टाटा ग्रुप पढ़ाया था, आज रिलायंस क्यों पढ़ा रहे हैं, है ना? तो वो ग्रुप था, ये कंपनी है। तो वो टाटा ग्रुप था, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस ग्रुप की बात नहीं कर रहे हैं। ओके, चलिए, सो रिलायंस ये पहले इंडियन कंपनी बन गई है जिन्होंने 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन हिट किया है। आई थिंक समझ आ गया होगा। ओके, सो ऑयल टू टेलीकॉम कॉन्ग्लोमेरेट रिलायंस इंडस्ट्रीज बिकेम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू टच द ₹20 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन लेवल ऑन द बैक ऑफ अ नियरली 30% राइज इन इट्स स्टॉक प्राइस इन द 3 मंथ। तो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन टच करने वाली जो पहली इंडियन कंपनी बन गई है, इसका नाम क्या है? रिलायंस इंडस्ट्रीज। कंफ्यूजन तो नहीं है टाटा ग्रुप और रिलायंस इंडस्ट्रीज में? नहीं है ना? ग्रुप पूछा जाएगा तो आपका टाटा ग्रुप हो जाएगा, रिलायंस ग्रुप नहीं है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज है। कंपनी पूछा जाएगा तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना? वो 30 लाख करोड़ था, ये 20 लाख करोड़ है। क्लियर? ओके, चलिए, अब अगर हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, है ना, तो ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है इन्होंने 1 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन कब टच किया था पहली बार? 2005 में। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पहली बार 2005 में 1 लाख करोड़ रुपए का जो मार्केट कैप है इसका आंकड़ा इन्होंने टच किया था।
और यहाँ पर इंडिया में तो ये पहले नंबर पर है, बट अगर हम वर्ल्ड की टॉप 50 कंपनीज की बात करें तो ये अभी 44th नंबर पर है। ठीक है, सो रिलायंस इंडस्ट्रीज विच हैज बीन द मोस्ट वैल्यूड कंपनी इन इंडिया फॉर ओवर अ डिकेड इज नाउ रैंक्ड 44th अमंग द वर्ल्ड्स टॉप 50 कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो एन कैप के टर्म में वर्ल्ड में इसकी रैंक कितनी है? 44th। ठीक है, आउट ऑफ टॉप 10 कंपनीज रिलायंस इंडस्ट्रीज की रैंक कितनी है? 44th है। क्लियर है? चलिए, इंडिया में रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अहेड ऑफ द टीसीएस, जो कंट्री का सेकंड मोस्ट वैल्यूड कंपनी है बाय ₹5 लाख करोड़। ठीक है, तो रिलायंस टॉप पर है, सेकंड पर टीसीएस है, थर्ड पर एचडीएफसी बैंक है, फोर्थ पर आईसीआईसीआई बैंक है और फिफ्थ पर इन्फोसिस है। ये आपको याद करना है। वर्ल्ड लेवल पर अगर हम देखें तो टॉप पर कौन है? माइक्रोसॉफ्ट $3.1 ट्रिलियन के साथ, और सेकंड पर कौन है? सऊदी अरामको $2.1 ट्रिलियन के साथ। क्लियर हो गया? इंडिया की बात करें तो टॉप पर रिलायंस, देन टीसीएस, देन एचडीएफसी, देन आईसीआईसीआई एंड देन इन्फोसिस। वर्ल्ड लेवल की बात करें तो टॉप पर माइक्रोसॉफ्ट है एंड सेकंड पर सऊदी अरामको है। क्लियर? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? ओके, चलिए अब हम आते हैं यहाँ पर, थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस की जो और भी न्यूज है। कल भी हमने इसको पढ़ा था। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया है। ठीक है, जनवरी मंथ में जो जीएसटी कलेक्शन है ये कितना हुआ था? 1.72 लाख करोड़ का। सऊदी अरबिया, यूएई, इथियोपिया, ईरान, इजिप्ट, इन्होंने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, गवर्नमेंट ने 3.4% ऑफ जीडीपी एलोकेट किया है फॉर दी कैपिटल एक्सपेंडिचर बूस्ट। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने 3.4% ऑफ जीडीपी एलोकेट किया है। गवर्नमेंट ने फिजिकल डेफिसिट को रिवाइज किया है कितना? 5.8% इन फाइनेंशियल ईयर 24। इसके अलावा आरबीआई ने कहा है कि 2000 का जो नोट है जो रिटर्न हुआ है वो 97.50% है। इसके अलावा ईएसएफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एडेल्विस इंश्योरेंस के साथ क्या किया है? पार्टनरशिप किया है, मतलब ये एक बैंक इंश्योरेंस साइन किया गया है। प्लस एनपीसीआई की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली ये कहा गया है कि जनवरी मंथ में जो यूपीआई से ट्रांजेक्शन हुआ था वो कितने अमाउंट का हुआ था? 18.41 ट्रिलियन रुपीज। गवर्नमेंट ने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशुएंस को बूस्ट कर दिया है, इंक्रीज कर दिया है कितना? 3500 करोड़ रुपीज इन फाइनेंशियल ईयर 25। तो ये कुछ न्यूज है इंपॉर्टेंट जो हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ था। और अब हम आते हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर। ठीक है, यहाँ से भी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज स्टार्ट होती है। चलिए देखते हैं पहली न्यूज कौन सी है हमारी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज में। इस इमेज को देख के आपको क्या लग रहा है? किस चीज के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं? ये जो इमेज आपको दिख रहा है ये क्या है? काइंड ऑफ डिजीज है ना, और थोड़ी बहुत जानी पहचानी डिजीज भी लग रही होगी। जैसे पहले होता था ना स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, उस टाइप से कुछ मिलता जुलता ये है ना। चलिए, सो फर्स्ट डेथ फ्रॉम द रेयर वायरल डिजीज अलास्का पॉक्स रिपोर्टेड इन केनाई पेनिनसुला। है ना, तो केनाई पेनिनसुला में ये जो आपका वायरल डिजीज है ना, अलास्का पॉक्स, इससे पहली डेथ क्या की गई? रिपोर्ट की गई। चलिए समझते हैं है क्या। बात करते हैं यूएसए की, है ना। यूएसए में आप लोगों को पता है टोटल 50 स्टेट है ना। यूएसए में 50 स्टेट है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ा यानी कि जो लार्जेस्ट स्टेट है एरिया वाइज वो कौन सा है? अलास्का। ठीक है, वो कौन सा स्टेट है? अलास्का। एरिया वाइज ये सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, और अलास्का में ही एक जगह है जिसका नाम है केनाई पेनिनसुला। ठीक है, अलास्का में ही एक जगह है जिसका नाम है केनाई पेनिनसुला, जिसकी हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो डिजीज है ना, कहाँ पर रिपोर्ट किया गया था? अलास्का में, इस वजह से इसका नाम क्या है? अलास्का पॉक्स है। अब देखिए, अगर हम बात करें थोड़ा स्टार्टिंग से समझते हैं, 2015 में, है ना, 2015 में एक वायरस पाया गया था जिसका नाम क्या था? ऑर्थोडॉक्स वायरस। ठीक है, इस वायरस का नाम क्या था? इस वायरस का नाम था ऑर्थोडॉक्स वायरस। ठीक है, और इस वायरस से जो डिजीज हुआ उसको क्या नाम दिया गया? अलास्का पॉक्स। ठीक है, क्यों? अभी मैंने बताया ना इसका नाम अलास्का पॉक्स क्यों रखा गया है, क्योंकि ये अलास्का में ही पाया गया था। इसका जो पहला केस है वो कहाँ पर हुआ था? इसका पहला केस अलास्का में पाया गया था, एंड दैट्स द रीजन इसका नाम क्या रखा गया? अलास्का पॉक्स रखा गया। कैसे होता है ये? जैसे मतलब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो जैसे स्मॉल पॉक्स होता है ना, मंकी पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स भी आप लोगों ने देखा था, इसी तरीके से होता है। हम में से सबको एक ना एक बार तो होता ही है। ये जैसे स्मॉल पॉक्स होता है, मंकी पॉक्स होता है, उसी तरीके से जिसमें छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, है ना, और रेडनेस हो जाता है, इचिंग हल्की सी होती है, तो उसी तरीके से ये है, बट ये थोड़ा सा अलग है।
स्मॉल पॉक्स और मंकी पॉक्स वगैरह से। क्यों अलग है? क्योंकि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है, ठीक है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन अगर हम बात करें ट्रांसफर करने की, तो ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसफर नहीं होता है। और अभी रिसेंटली इससे पहली जो डेथ है वो क्या की गई है, रिपोर्ट की गई है। दैट्स द रीजन ये न्यूज आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट डेथ फ्रॉम द रेयर वायरल डिजीज अलास्का पॉक्स रिपोर्टेड इन केनाई पेनिनसुला। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, पहला कि कहां पर अलास्का पॉक्स से पहली डेथ रिपोर्ट की गई, तो आंसर क्या होगा, केनाई पेनिनसुला। दूसरा, केनाई पेनिनसुला में अभी रिसेंटली जिस रेयर वायरल डिजीज की वजह से पहली डेथ रिपोर्ट की गई, उस डिजीज का नाम क्या है, तो आंसर क्या होगा, अलास्का पॉक्स। क्लियर हो गया? मेन पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बता दिया है। सो एन elderly man on the Kenai Peninsula has died from the Alaska pox, making him the first person to be killed by the viral disease that was identified only 9 years ago, है ना, जो कि 2015 में मैंने आपको बताया था ना, पहली बार ये वायरस आइडेंटिफाई हुआ था, ऑर्थोडॉक्स वायरस। और अभी इस वायरस की वजह से होने वाली डिजीज की वजह से पहली डेथ यहाँ पर डिस्कवर की गई, फाइंड आउट की गई, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंसेस सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब आप लोग कहेंगे ये तो जाना पहचाना है, हमने पढ़ा भी है ना, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना सबको जाना पहचाना है ना, सबको जाना पहचाना है, एग्जैक्टली। हमने पहले भी ये न्यूज पढ़ी थी। कब पढ़ी थी? हम लोगों ने पढ़ा था अयोध्या में, है ना, जनवरी मंथ में हमने पढ़ा था कि अयोध्या में एक योजना आई थी। नाम क्या था? सूर्योदय योजना, याद है? अयोध्या में एक स्कीम आई थी, एक योजना आया था जिसका नाम क्या था, सूर्योदय योजना, जिसमें बोला गया था कि सभी घर में, है ना, सभी फैमिलीज में 300 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी क्या की जाएगी, फ्री में प्रोवाइड की जाएगी, है ना। यहाँ पर बोला गया था कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी सूर्योदय योजना के अंडर। और इसके लिए क्या किया जाएगा, सोलर पैनल यूज किया जाएगा। तो बस यही सेम स्कीम है, बस यहाँ पर इसका नामकरण हो गया है, नाम चेंज कर दिया गया है। जो सूर्योदय योजना हम लोगों ने पढ़ा था वही सेम है, बट यहाँ पर इसका नाम चेंज हो गया है। नाम इसका क्या हो गया है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। तो अब इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। क्लियर हो गया? अब इसमें होगा क्या, वही सेम चीजें हैं, सोलर पैनल यूज किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, सोलर पैनल को यूज किया जाएगा और 300 यूनिट की फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए 75,000 करोड़ रुपीस क्या किया जाएगा, इन्वेस्ट किया जाएगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो अमाउंट इन्वेस्ट होगा वो कितना होगा, 75,000 करोड़। अब यहाँ पर गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करेगा, क्योंकि सोलर पैनल महंगा आता है ना, तो हर कोई इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि 40 गीगावाट, है ना, 40 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी क्या की जाएगी, डेवलप की जाएगी सोलर पैनल की हेल्प से, ठीक है। तो सोलर पैनल की हेल्प से यहाँ पर 40 गीगावाट की इलेक्ट्रिसिटी भी डेवलप की जाएगी। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर ये आएगा? ऑब्वियस सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर ये आएगा। क्लियर हो गया? सो अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ एन एम्बिशियस स्कीम, द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। वही है कि 300 यूनिट का फ्री इलेक्ट्रिसिटी सभी घरों में प्रोवाइड किया जाएगा, है ना, किसकी हेल्प से, सोलर पैनल की हेल्प से। सो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, वही एनर्जी सेल्फ सफिशियंसी की तरफ हमारी नेशन का जो टारगेट है उसको पूरा करना। क्लियर हो गया? इजी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। तो ये दोनों न्यूज आप लोगों को क्लियर हो गई ना। पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा, पहले हम लोगों ने न्यूज पढ़ा कि पहले डेथ जो कि अलास्का पॉक्स की वजह से हुआ था, ये केनाई पेनिनसुला में रिपोर्ट किया गया। सारी चीजें हमने पढ़ ली। दूसरा हमने पढ़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को अनाउंस किया है, क्या क्या बेनिफिट्स है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। ये भी रिलेटेड है किससे, पीएम मोदी जी से। Abu Dhabi digged up for Ahlan Modi ahead of PM Modi's address to Indian diaspora। ये क्या है एंड व्हाट इज अहलान मोदी? चलिए आप लोगों ने पढ़ा होगा, यूनाइटेड अरब इमारेट्स में, है ना, अभी रिसेंटली वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज किया गया, ठीक है। कब से कब तक ये हुआ था? 12 से 14 फरवरी तक। अलग अलग कंट्रीज के जो भी लीडर्स हैं उन्होंने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था। हमारी कंट्री से कौन गए थे? पीएम मोदी जी गए थे, ठीक है। हमारी कंट्री से पीएम मोदी जी यहाँ पर गए थे और यहाँ के यूएई के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पीएम मोदी जी का स्वागत भी किया था। इस दौरान पीएम मोदी जी
पीएम मोदी जी जो इंडिया का डायस्पोरा है, मतलब यूएई में जो इंडिया के लोग रहते हैं, है ना, उनसे इन्होंने क्या किया, मुलाकात की, मतलब इंडिया की जो डायस्पोरा है ना, तो इंडियन डायस्पोरा के लिए यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं समिट किया गया, या फिर हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस किया गया, या गेट टुगेदर, कुछ भी बोल सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हुए, और इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया एहलान मोदी। ठीक है, तो इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया एहलान मोदी, जहां पर पीएम मोदी जी यूएई में इंडियन डायस्पोरा से ये मिले थे, मिलकर इन्होंने उन लोगों से क्या की थी, बातचीत की थी। ठीक है, क्लियर हो गया, जल्दी बताइए, क्लियर हो गया। अब ये जो समिट हुई थी, इस दौरान यहाँ पर एक और चीज अनाउंस किया गया था जो कि कल हम लोगों ने पढ़ा था, हेली टैक्सी। दुबई से बहुत जल्द हेली टैक्सी को भी क्या किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा। कब तक, 2026 तक। कल हम लोगों ने ये पढ़ा था, है ना, कल हम लोगों ने ये वाली न्यूज पढ़ी थी कि हेली टैक्सी यानी कि जो वर्ल्ड की पहली एयर टैक्सी है, ये दुबई क्या करेगा, लॉन्च करेगा। कल हमने पढ़ा था, तो इसी इवेंट के दौरान ये भी अनाउंस किया गया था। और अगर हम पीएम मोदी जी की बात करें, तो ये पीएम मोदी जी का 7th विजिट था टू यूएई। ये 7वीं बार यूएई गए थे, कौन, पीएम मोदी जी। ये लाइन जरूर याद रखिएगा, एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है। ठीक है, सो अहेड ऑफ द अहलान मोदी इवेंट, जैद स्पोर्ट सिटी स्टेडियम इन अबू धाबी इज ऑल डेक्ड अप फॉर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज एड्रेस टू द इंडियन डायस्पोरा, है ना। तो इन्होंने जो इंडियन डायस्पोरा है, मतलब जो प्रवासी भारतीय हैं, उनको इन्होंने क्या किया, एड्रेस किया, संबोधित किया, मतलब उन लोगों से मिले ये अहलान मोदी इवेंट के दौरान। क्लियर हो गया, जल्दी बताइए, क्लियर हुआ। ओके, इन सब के अलावा न्यूज में पढ़ा होगा, पहले भी हम लोगों ने पढ़ा था कि यूएई में, है ना, जो पहला हिंदू टेम्पल है, इसको क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया, जिसका नाम क्या है, बैप्स टेम्पल। तो ये जो बैप्स टेम्पल है, इसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी जी ने किया, कहाँ पर, यूएई में, मतलब इसका इनॉग्रेशन किया गया, पीएम मोदी जी भी उस दौरान यहाँ पर मौजूद थे। यूएई में क्या किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया। इस मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो जो बैप्स ऑर्गेनाइजेशन है ना, बैप्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ के जो लोग हैं, ये किसको फॉलो करते हैं, तो ये लोग वैष्णव, मतलब भगवान विष्णु जी को ये लोग फॉलो करते हैं। मंदिर की अगर हम बात करें, तो ये 108 फीट का मंदिर है ना, 108 फीट का मंदिर है, और ये नागर स्टाइल में बनाया गया है। कौन से स्टाइल में बनाया गया है, नागर स्टाइल में इसको बनाया गया है। इसमें 7 शिखर हैं। अगर आपसे पूछा जाए कितने शिखर हैं, तो 7 शिखर है, और ये 27 एकड़ एरिया में इसको बनाया गया है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद करने हैं बैप्स मंदिर के बारे में, जो अभी रिसेंटली यूएई में इनॉग्रेट किया गया। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो ट्रेड स्टार्टेड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश थ्रू पोर्ट्स ऑन गंगा। तो गंगा के थ्रू इंडिया और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेड को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया। चलिए, कंट्री कौन कौन सी है, एक तो है हमारा प्यारा भारत, और दूसरा है बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया और बांग्लादेश हो गया। इन दोनों के बीच में अभी रिसेंटली क्या किया गया, सी रूट को स्टार्ट किया गया। ठीक है, दोनों कंट्री के बीच में सी रूट को स्टार्ट किया गया, किस नदी के ऊपर, गंगा नदी के ऊपर। ठीक है, तो गंगा रिवर के ऊपर इन दोनों कंट्रीज के बीच में सी रूट को स्टार्ट किया गया। अब इसमें होगा क्या, सबसे पहले ये जो मैया पोर्ट है ना, मैया पोर्ट कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, इधर ये हो गया, और दूसरी तरफ क्या होगा, सुल्तानगंज। ठीक है, ये जो सुल्तानगंज पोर्ट है, ये कहाँ पर है, बांग्लादेश में। इसी को क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, और इनके बीच में गंगा रिवर पर क्या बनाया गया है, वाटरवेज। ठीक है, ये जो वाटरवेज है, इसकी डिस्टेंस कितनी होगी, इसकी डिस्टेंस होगी 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर का ये वाटरवेज बनाया गया है, जिसमें से अप्रोक्स 4 किलोमीटर ये कहाँ पर होगा, ये इंडिया में होगा, और अप्रोक्स 11.5 किलोमीटर ये कहाँ पर होगा, ये बांग्लादेश में होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश के बीच में क्या किया गया है, सी रूट स्टार्ट किया गया है, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो सके। और कौन से रिवर के ऊपर इसको बनाया गया है, गंगा रिवर के ऊपर, ये जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पर इंडिया और बांग्लादेश ने गंगा नदी पर मैया, जो कि पश्चिम बंगाल, और सुल्तानगंज, जो कि बांग्लादेश में है, इन है ना, यहाँ इसको कनेक्ट करते हुए एक पोर्ट, इन दोनों पोर्ट को कनेक्ट करते हुए एक वाटरवेज बनाया गया है, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो सके। लेंथ कितनी है, 16 किलोमीटर, अप्रॉक्स 4 किलोमीटर इंडिया में, और अप्रॉक्स 11.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश में कवर करेगा।
ठीक है। चलिए, सो ये हो गया 4.5 किलोमीटर इंडिया में और 11.5 किलोमीटर ये बांग्लादेश में होगा, जिससे कि दोनों कंट्रीज के बीच में ट्रेडिंग हो सके। और टोटल डिस्टेंस कितना है? 16 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया? सो बांग्लादेश की ओर से जारी एक बयान के अनुसार ये बोला गया है कि जो अंतरदेशीय जलमार्ग है ना, ये तो ये अगर एक बार चालू हो जाएगा तो प्रत्येक कार्गो, मतलब यहाँ पर जितने भी कार्गो हैं वहां पर 200 से 300 टन का जो माल है ये परिवहन करने में सक्षम हो जाएगा। मतलब 200 से 300 टन के जो भी गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट करने की एबिलिटी हो जाएगी ईच कार्गो के थ्रू। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। चलिए, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज किससे रिलेटेड है? स्टेट से रिलेटेड है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? सारे पॉइंट्स आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। अब हम आते हैं स्टेट से रिलेटेड न्यूज पर। देखते हैं पहली न्यूज क्या है। सो पंजाबी यूनिवर्सिटी इंट्रोड्यूसेस पुरान सिस्टम टू इनहेंस गुरुमुखी स्क्रिप्ट टाइपिंग ऑन इंटरनेट। यहाँ पर जो पंजाबी यूनिवर्सिटी है इन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम क्या है? पुरान। ठीक है, इससे होगा क्या? जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट टाइपिंग है इंटरनेट पर उसको इनहेंस किया जाएगा, मतलब उसको और बढ़ावा दिया जाएगा। ओके, चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। सो पंजाबी यूनिवर्सिटीज डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस अनवेल्स पुरान एंड इनोवेटिव सिस्टम टू इम्प्रूव गुरुमुखी स्क्रिप्ट टाइपिंग ऑनलाइन। सो पंजाबी विश्वविद्यालय के कंप्यूटर विज्ञान विभाग ने गुरुमुखी लिपि टाइपिंग को ऑनलाइन बेहतर बनाने के लिए एक अभिनव प्रणाली पूरन का अनावरण किया है। ठीक है, जिससे कि जो गुरुमुखी स्क्रिप्ट टाइपिंग है ऑनलाइन उसको और इम्प्रूव किया जा सके और बेटर किया जा सके। इसको गुरजोत सिंह माही जी के द्वारा डेवलप किया गया है अंडर द गाइडेंस ऑफ द डॉक्टर अमनदीप वर्मा। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली गुरुमुखी स्क्रिप्ट टाइपिंग ऑनलाइन को इम्प्रूव करने के लिए कौन से इनोवेटिव सिस्टम को पंजाबी यूनिवर्सिटी के द्वारा डेवलप किया गया? तो आंसर क्या होगा? पुरान। ठीक है, या फिर यूनिवर्सिटी पूछा जा सकता है तो आंसर क्या होगा? पंजाबी यूनिवर्सिटी। ठीक है, so the system earns the title of the best research paper at the international conference on new emerging trends in engineering in कोझिकोड केरला। तो ये जो सिस्टम है इसको केरला के कोझिकोड में इंजीनियरिंग में नए उभरते रुझान यानी कि न्यू इमर्जिंग ट्रेंड्स इन इंजीनियरिंग के कॉन्फ्रेंस के दौरान इसको बेस्ट रिसर्च पेपर का टाइटल दिया गया। क्लियर है? जल्दी बताइए, क्लियर हो गया ये? सो पंजाबी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस ने एक इनोवेटिव सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है? पुरान, जिससे क्या होगा? गुरुमुखी स्क्रिप्ट टाइपिंग ऑनलाइन को इम्प्रूव किया जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज की अगर हम बात करें, सो हरियाणा पुलिस इज फर्स्ट फोर्स टू यूज ड्रोन्स फॉर टीयर गैस। ड्रोन का यूज आप देख रहे हैं कहाँ कहाँ पर हो रहा है? तो हरियाणा पुलिस। ठीक है, ये जो हरियाणा पुलिस है ये पहली फोर्स बन गई है, फर्स्ट फोर्स, जिन्होंने ड्रोन का यूज किया टीयर गैस के लिए। हम लोगों ने पढ़ा था कि ड्रोन का यूज किया जाता है एक तो बर्थडे पार्टी, मैरिज, इन सब जगह पर हम लोग देखते हैं ना, कैमरा, ड्रोन कैमरा यूज होता है जो आपकी एकदम डायरेक्टली आपके प्लेट पे जो आप खा रहे होते हैं ना उसी को कैप्चर करता है, जिससे कि सबको पता हो कि आप आए थे और आपने खाया भी था। ठीक है, ड्रोन का यूज कहाँ पर किया जाता है? पेस्टिसाइड्स को खेतों में उसको मतलब वो स्प्रेड करने के लिए यूज किया जाता है। मेडिकल के लिए भी हम लोगों ने देखा था कि मेडिसिन वगैरह को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी ड्रोन का यूज किया गया था। बट अभी टीयर गैस के लिए भी ड्रोन का यूज किया गया, और किसने किया? हरियाणा पुलिस ने। हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस का यूज क्यों किया और ड्रोन के थ्रू इसका यूज इन्होंने क्यों किया? आप सभी को याद है, मैंने शॉर्ट के थ्रू आप लोगों को बताया था, किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है ना? किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है, जिसमें पंजाब, हरियाणा समेत हमारे देश के अन्य हिस्सों के जो भी किसान हैं उन्होंने एक बार फिर से प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया है, दिल्ली चलो मार्च, जिसमें इन्होंने बहुत सारी डिमांड्स की है। एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, उसके लिए अलग से एक कानून बनाया जाए, और दूसरा इन्होंने बोला है कि जो भी फसल है उसका बीमा हो, इनको पेंशन भी मिले, और इन्होंने बोला 2020 में जब पहली बार इन्होंने प्रोटेस्ट किया था तो जिन फार्मर्स पर केस हो गया था उसको वापस लिया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की जो भी रिकमेंडेशंस थे, जो भी सिफारिशें थी उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लखीमपुर खीरी हिंसा में जिन लोगों को नुकसान हुआ था, है ना, उसको भी एक तरीके से उसकी भी भरपाई की जाए, उनको न्याय दिया जाए। मतलब बहुत सारी डिमांड्स लेकर इन लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट किया है। तो उसी को कंट्रोल करने के लिए हरियाणा पुलिस ने टीयर गैस का यूज किया। बट ये पहली पुलिस फोर्स है जिन्होंने ड्रोन की हेल्प से टीयर गैस का यूज किया। ठीक है, सो हरियाणा पुलिस बिकेम्स द फर्स्ट इन इंडिया टू एम्प्लॉय टीयर गैस ड्रोन, है ना।
टीयर गैस शेल्स डिप्लॉयड वाया अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स एट द पंजाब हरियाणा बॉर्डर। तो पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर इस टीयर गैस को यूज किया गया। इंपॉर्टेंट क्या है कि ड्रोन की हेल्प से टीयर गैस को एम्प्लॉय करने वाला जो पहला पुलिस फोर्स है वो कौन है? हरियाणा पुलिस फोर्स। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके चलिए अब हम आते हैं कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज पढ़ लेते हैं। स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज की अगर हम बात करें तो पहली जो हमारी न्यूज है दिस वन इज इम्पॉर्टेंट। रोहित शर्मा टू कैप्टन इंडिया एट T20 वर्ल्ड कप 2024। तो रोहित शर्मा ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में इंडिया को ही क्या करेंगे? कैप्टनसी करेंगे, इंडिया के कैप्टन रहेंगे। सो इंडिया विल बी प्लेइंग इन द T20 वर्ल्ड कप 2024 टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द कैरेबियन एंड द USA अंडर द कैप्टनसी ऑफ रोहित शर्मा। सो भारत रोहित शर्मा की कप्तानी में कैरिबियाई और अमेरिका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप 2020 में पार्टिसिपेट करेगा। ये जो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप है इसको ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के द्वारा 2007 से। ठीक है, और इस बार ये कहाँ पर होगा? USA में, कैरिबियन में इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा जिसमें इंडिया पार्टिसिपेट करेगी अंडर द कैप्टेंसी ऑफ द रोहित शर्मा। याद रखिएगा इसको। चलिए विनर की बात कर लेते हैं। 2007 में जब ये पहली बार हुआ था तो विनर कौन था? इंडिया। 2009 में पाकिस्तान, 10 में इंग्लैंड, 12 वेस्ट इंडीज, 14 श्रीलंका, 16 वेस्ट इंडीज एंड 21 ऑस्ट्रेलिया। अब इस बार देखते हैं विनर कौन बनता है। ठीक है, चलिए एंड ICC प्लेयर ऑफ द मंथ एक बार फिर से हर मंथ नाम अनाउंस किया जाता है। तो अगर इस बार हम जनवरी मंथ की बात करें कि ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बना है इन द मेंस कैटेगरी, तो आंसर क्या होगा? शमर जोसेफ, है ना? शमर जोसेफ ये ICC प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं फॉर द जनवरी इन मेंस कैटेगरी। और अगर हम वीमेंस कैटेगरी की बात करें तो अमी हंटर, अमी हंटर ये ICC विमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ बनी है फॉर द जनवरी 2024। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद करना है, अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। अब हम आते हैं हमारे आज के होमवर्क क्वेश्चन पर। सेशन थोड़ा सा छोटा था, क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपकी रिकॉर्डेड क्लास चल रही है ना। आज मैं अवेलेबल नहीं हूँ बट आप लोगों को लॉस ना हो इसलिए पहले से मैंने रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड कर दिया था जिससे कि आप लोग जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको पढ़ लें और आप लोगों का नुकसान ना हो, क्लास मिस ना हो। ओके, कुछ इंपॉर्टेंट काम की वजह से मैं अवेलेबल नहीं हूँ आज एंड दैट्स द रीजन मैंने पहले से रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी। तो हम लोग एफर्ट कर रहे हैं, आप भी एफर्ट करिए और बहुत ही ईमानदारी के साथ पढ़ाई करिए। ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन हमारा ये है कि दैट इज विच स्टेट डेजिग्नेट्स काजी नीमू एज द ऑफिशियल स्टेट फ्रूट। कल की क्लास में हमने इसको पढ़ा था और इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है। बाकी PDF के लिए आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। तो यहाँ पर आपको क्लास की PDF मिल जाएगी। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, बाकी मिलेंगे आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।